हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रेयस पांडे आपका अपने यूट्यूब चैनल अर्थशास्त्र में आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं हम एक नया अपना टॉपिक, और मैं आशा करता हूं कि आप इसके पहले का वीडियो आप देख रहे होंगे। ठीक है, जैसा कि मैं बता दूं कि आज हमारा टॉपिक है टीचिंग एड्स इन ईवीएस। ईवीएस में शिक्षण सहायक सामग्री है। एड्स मीन्स टीचिंग एड्स में तो यानी जो हमें शिक्षण और प्रक्रिया में जो भी हमें सहायक सामग्रियाँ यूज होती हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आइए हम बिना देर करते हुए जान लेते हैं कि व्हाट इज़ टीचिंग एड्स, यानी टीचिंग एड्स होते क्या है। ठीक है, वे उपकरण या सामग्रियाँ, ठीक है, जो शिक्षण को रोचक, प्रभावी और समझने योग्य बनाते हैं। यानी किसी भी अवधारणा को किसी भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं और सिंपल बनाते हैं और इंटरेस्टेड बनाते हैं। वे उपकरण या सामग्रियाँ जो शिक्षण को रोचक, प्रभावी और समझने योग्य बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? टीचिंग एड्स। ठीक है, आइए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं जो एनसीईआरटी के थ्रू दिया है कि टीचिंग एड्स वे संसाधन होते हैं जिनका उपयोग शिक्षण अवधारणाओं, जो मैंने बताया ना, किसी भी कॉन्सेप्ट को स्पष्ट, सरल और रुचिकर बनाने के लिए किए जाते हैं। यानी किसी भी कॉन्सेप्ट को क्लियर, पहली चीज़, ठीक है, दूसरा सिंपल, ठीक, और तीसरा जो है इंटरेस्टेड। ठीक है, इंटरेस्टेड बनाया जाता है। कौन कौन से? किसी भी कॉन्सेप्ट को क्लियर, सिंपल और इंटरेस्ट बनाता है क्या? टीचिंग एड्स। ठीक है, आइए देख लेते हैं वह कौन कौन से शिक्षण सहायक सामग्रियाँ होती हैं जो शिक्षण को अधिक रोचक, सिंपल और इंटरेस्टेड बनाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं विजुअल। ठीक है, ईवीएस में उपयोग होने वाले प्रमुख शिक्षण सहायक सामग्रियाँ। कौन कौन से शिक्षक सहायक सामग्रियाँ हैं जो यूज की जाती हैं? तो सबसे पहले इसमें है दृश्य सामग्री यानी विजुअल। उसमें जैसे चित्र, सिर्फ चित्र दिखाना, या फिर चार्ट, जो चार्ट पेपर बनाते हैं, फ्लैश कार्ड, एक फ्लैश कार्ड आता है जिसको देख सकते हैं, उसमें कोई भी ऑडियो नहीं होता है। ठीक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ठीक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एक ऐसा माध्यम है जो स्क्रीन की तरह होता है जिस पे पीपीटी या पीडीएफ फॉर्म में उस पर आप कोई भी चीज़ प्रस्तुत कर सकते हैं, पर उसमें कोई भी वॉइस नहीं होती है। ठीक है, कोई भी वॉइस नहीं होती है। ठीक, सेकंड देखते हैं कि श्रव्य सामग्री यानी ऑडियो। ये था विजुअल। दृश्य सामग्री में चीज़ों में जो भी दृश्य सामग्री है, जैसे चार्ट हुआ, चित्र हुआ, फ्लैश कार्ड हुआ, पावर पॉइंट हुआ, इन सब में कोई भी ऑडियो नहीं आएगा। लेकिन जो श्रव्य सामग्री यानी जिसे हम सुन सकते हैं, जैसे ऑडियो क्लिप, गीत, या फिर कोई चीज़ हम रिकॉर्ड किए हों, बोल करके रिकॉर्ड कर रहे हों, ये क्या आता है हमारे श्रव्य सामग्री में। सबसे इम्पोर्टेंट जो श्रव्य और दृश्य सामग्री, यानी इसको देख भी सकते हैं और इसको सुन भी सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है हमारा? ऑडियो एंड विजुअल। ठीक है, जिसमें हम चीज़ों को देख भी सकेंगे और चीज़ों को सुन भी सकेंगे। ठीक है, शैक्षणिक वीडियो यानी कोई भी प्रेजेंटेशन, कोई भी आपके सामने कोई भी, अगर आपको टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कोई नया टॉपिक आपको पढ़ाना है तो उसके पहले उसके बारे में आपको कोई भी एक वीडियो चलाकर दिखा दें। ठीक है, किसी भी डॉक्यूमेंट्री जैसे मिल्खा सिंह पर बनी, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी पर बनी, कोई भी डॉक्यूमेंट्री का आपको मूवी दिखा दिया जाए, या फिर एनिमेशन, किसी भी चीज़ पर एनिमेशन, आपको कार्टून वगैरह जो बनते हैं उनको दिखा दिया जाए। यानी उसमें ऑडियो और प्लस वॉइस, यानी ऑडियो प्लस विजुअल दोनों चीज़ें रहेंगी, यानी श्रव्य और दृश्य सामग्रियाँ दोनों रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम रियलिया यानी वास्तविक वस्तुएं। वास्तविक वस्तुएं का अर्थ होता है कि उसके रियल लाइफ के एक्सपीरियंस। ठीक है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस और उसके वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई जो चीज़ें
उनको यूज करके आप बच्चों को पढ़ाओ। जैसे पत्ते, पेड़ के पत्ते, बच्चा जिस जगह पे रह रहा है, जिस इन्वायरमेंट पे रह रहा है, उनसे पत्ते मंगा लीजिए, उससे उनका एग्जाम्पल दो। ठीक है। मिट्टी, बच्चा कहीं भी आप जाइए, किसी भी शहर, किसी भी देश, किसी भी गली जाइए, आप मिट्टी से दूर नहीं रह सकते। ठीक है। पत्थर हो गए या फिर बोतलें हो गए, ठीक है, या फिर जानवरों के मॉडल, आप डिफरेंट टाइप के जानवरों के मॉडल बताइए। पहले आप बच्चों से एक क्वेश्चन पुटअप करिए, आप जहाँ रहते हैं वहाँ कौन कौन तरीके से और किस तरीके के जानवर पाए जाते हैं, पालतू जानवर पाए जाते हैं, ठीक है, गाय, भैंस या कुत्ता। बच्चा अलग अलग तरीके के आंसर देगा, आप उसके आंसर के हिसाब से फिर बच्चों को आप उनके टाइप्स बता दो। यानी कोई भी आप उसको एग्जाम्पल दो जो उनके वास्तविक जीवन से जुड़े हों और वास्तविक वस्तुएं, रियल वस्तुएं हों, जहां वो हर चीज़ मूर्त रूप से उसको देख रहे हों और समझ रहे हों। ठीक। नेक्स्ट है हमारा मॉडल या नमूने। मॉडल यानी किसी चीज़ पर एक मॉडल प्रस्तुत करना, एक तैयारी करना। जैसे जल चक्र का मॉडल बनाइए आप। ठीक है। आप जल चक्र का आपको मॉडल बनाना है तो आप एक चक्र बनाइए। ठीक है। उसमें से जल कहाँ से निकलता है, फिर नदियों में जाता है, फिर नदियों से जो है कैसे वाष्प बन के ऊपर उड़ता है, फिर वही हमारा जो है वाष्प बन के बादल बनता है, फिर बादल के थ्रू हमारे पृथ्वी पर फिर आता है, फिर वाष्प बनता है, फिर जाता है। ये जो जल चक्र है उसका आप मॉडल बनवा दो, या फिर खाद्य श्रृंखलाएँ बना दो। ठीक है। खाद्य श्रृंखलाएँ यानी एक साइड मेढक, फिर उसके बाद सर्प, फिर उसके बाद बाज। ठीक है। ऐसे चीज़ें आप बनाइए। पहले टिड्डा बनाइए, फिर उसको मेढक खाएगा, मेढक को सर्प खाएगा, सर्प को बाज खाएगा। या फिर आप दूसरा चक्र बना लीजिए, एक शाकाहारी जीव कोई बना दीजिए, हिरन, हिरन को आप शेर खाएगा। ठीक है। ऐसे आप खाद्य श्रृंखला का मॉडल भी बना सकते हो, फूड चेन। ठीक है। मैप और ग्लोब। ठीक है। किसी देश या फिर राज्य या फिर नदियाँ या पर्वत दर्शाने के लिए आप ग्लोब या मैप का यूज कर सकते हैं। यानी आप एक मैप लीजिए, मैप यानी जो इंडिया का मैप होता है, कोई भी एक ग्लोब, आप एक ऐसे ग्लोब होता है। ठीक है। उस ग्लोब में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप उसमें दिखा सकते हैं कि हम जिस स्टेट में रह रहे हैं वह उत्तर प्रदेश है। ठीक है। नहीं, हाँ, जिस स्टेट में रह रहे हैं आप वह उत्तर प्रदेश है। ठीक है। या हमारे इंडिया में, हम इंडिया में का एक पार्ट है, मतलब भारत का ही एक पार्ट है। जिस देश में रहते हैं हम वह देश भारत है, और भारत का एक स्टेट जो है वह उत्तर प्रदेश है। ठीक है। और उत्तर प्रदेश के इस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। ठीक। यहाँ की नदियाँ ये हैं, यहाँ ऐसी नदियाँ बहती हैं। ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेश भी होते हैं, कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर्वत श्रृंखलाएँ कौन कौन सी होती हैं। कहने का मतलब कुल मिला के ये है कि आप ग्लोब या मैप के हिसाब से आप स्टेट, ठीक, उसके बाद कंट्री, ठीक, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, फिर यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ हैं या फिर किस प्रकार का जलवायु है, या पर्वत श्रृंखलाएँ कौन कौन सी हैं, इन सबको मैप या ग्लोब के माध्यम से आप बच्चों को बता सकते हैं। और बच्चे उससे ज़्यादा कनेक्ट होते हैं जब वह ऑडियो और विजुअल, मैंने बताया था, चीज़ें देखेंगे। जब आप उनको बताओगे कि आप इस गांव से हो और वह गांव, आप जैसे बच्चों, किसी भी बच्चे को बता दो आपका गांव ये है। ठीक है। आप गांव के बाद आप इस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो। ठीक है। और आपका डिस्ट्रिक्ट इस स्टेट में रहता है, और जो है स्टेट है इस कंट्री का एक भाग है। तो बच्चा इसके माध्यम से ग्लोब भी समझेगा और आपकी बातें भी समझेगा, क्योंकि आप बच्चे से सीधा के जोड़ दे रहे हैं कि बच्चा किस गांव से है, वह किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, किस स्टेट में आता है और किस कंट्री में आता है। ठीक है। बच्चों को उनके वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ाई जाएंगी तो वह चीज़ें का बच्चा कभी नहीं भूलेगा और रटंत प्रणाली से दूर होगा। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हमारा कि इंटरैक्टिव सामग्री, यानी जो बच्चे को इंटरैक्ट यानी अपनी ओर आकर्षित करे। जब बच्चा इंटरैक्ट होगा, ठीक है, बच्चा तभी एक्टिव पार्टिसिपेट करता है। ठीक है। एक्टिव पार्टिसिपेट करता है, यानी
जब बच्चा किसी चीज़ से इंटरेक्ट होगा तभी बच्चा एक्टिव पार्टिसिपेट कर पाएगा। जैसे उसको कोई भी एक्टिविटी कराइए, उसमें ग्रुप में करा दीजिए, ठीक है, तो बच्चा समूह में फ्री होके कोई भी फ्रीडम अपना फील करता है। और बच्चे को केंद्र में रहकर आपको ग्रुप गतिविधियाँ होती हैं, यानी ग्रुप एक्टिविटी होती है, ग्रुप एक्टिविटी, ठीक है, ग्रुप एक्टिविटी जो होती हैं वो कराइए, ठीक है। रोल प्ले करवा दो, आप एक कैरेक्टर दे दो, ठीक है, एक कैरेक्टर दे दो और बच्चा उसका प्ले करे, उसके बिल्कुल एकदम रोल में आ जाए। पहले आप बताइए ये चीज़ें हैं, ये इंसान हैं, ये शख्स हैं, ये महान विभूतियाँ हैं, इनका आपका रोल प्ले करना है। तो बच्चा खुद उनको इमोशनली कनेक्ट होगा। कैसे? इमोशनली, बच्चा इमोशनली कनेक्ट होगा और खुद को वही चीज़ समझने लगेगा जिसका वह रोल प्ले करता है, ठीक है। और बच्चा उनके बारे में बहुत अच्छे से समझ जाएगा, बच्चा उनके बारे में और अच्छे से समझेगा और अच्छे से जानेगा। तो ये सब चीज़ें जब कराई जाएंगी तो बच्चा एक्टिव पार्टिसिपेट करेगा। और ये सब चीज़ें जब कराएं तो इस बात का ध्यान रखें कि बच्चा जिसमें इंटरेस्ट ले रहा हो, बच्चा जिसमें इंटरेस्ट ले रहा हो वही चीज़ें उनको कराई जाएं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम कि अब इन शिक्षण सहायक सामग्रियों का चयन कैसे करें, ठीक है। सबसे बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि शिक्षक सहायक सामग्रियाँ जो होती है उनका चयन कैसे करें। सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि हमने जाना कि टीचिंग एड्स क्या होते हैं, ठीक है, ये तो हमने जान लिया। फिर टीचिंग एड्स कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से होते हैं, ठीक है, कौन कौन से होते हैं। अब इनका यूज चयन कैसे करें। मान लो आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हो, एक स्टूडेंट को आपको पढ़ाना है, ठीक है। अब उसके लिए कौन सी शिक्षण सहायक सामग्रियाँ होंगी, उसका चयन किस तरीके से किया जाएगा, आइए हम उसको देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट देखते हैं कि बच्चों की उम्र और कक्षा के अनुसार, बिल्कुल ही सही, यानी बच्चा किस एज में है, बच्चा किस एज में है और वह किस कक्षा में है, यानी बच्चा किस कक्षा में है, किस उम्र में है और कितना उसकी कैपेसिटी है, यानी बच्चे की कैपेसिटी क्या है, कितनी एज है और वह किस क्लास में है, उसके हिसाब से आप शिक्षण सहायक सामग्रियों का यूज करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है कि विषय की प्रकृति के अनुसार, यानी विषय की प्रकृति के अनुसार होना चाहिए, यानी उसका जो सब्जेक्ट हो वो प्रकृति के अनुसार होना चाहिए, यानी जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है वह, जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है बच्चा, ठीक है, जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है वो जो भी आप सब्जेक्ट लो वह उस सब्जेक्ट जो हो उसके इन्वायरमेंट से, यानी उसके वास्तविक जीवन से जुड़ा होना चाहिए, ओके, ठीक है। स्थानीय और सुलभ सामग्रियों का प्रयोग करें। स्थानीय सबसे पहले बता दूं मैं, स्थानीय यानी उसके वास्तविक और निज, यानी दोनों चीज़ें बता रहा हूँ, वास्तविक और निज। वास्तविक यानी रियल चीज़ें होनी चाहिए और निज यानी जहाँ पर वह रह रहा है, जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है वहाँ से सामग्री उठाना चाहिए, स्थानीय होनी चाहिए। सुलभ सामग्री यानी चीज़ें ऐसी हों जो सरल हों और आसानी से बच्चों को मिले और वो चीज़ें दिखे, ऐसी चीज़ें उठानी चाहिए जो बच्चों के स्थान से होनी चाहिए और सुलभ होनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं कि सरल, स्पष्ट और आकर्षक हो। सरल का मतलब कोई भी आप टॉपिक उठाइए वह उनके उम्र और कक्षा के अनुसार होना चाहिए, पहली चीज़ है। और दूसरी चीज़, जब उनके उम्र और कक्षा के अनुसार होनी चाहिए तो वह सरल और स्पष्ट होना चाहिए, ठीक। हमारा परिवार एक टॉपिक है तो वह टॉपिक पहले से ही आप बताइए कि कल हम हमारा परिवार पढ़ेंगे, उसमें एकल परिवार भी आते हैं और संयुक्त परिवार भी आते हैं, ठीक है। इसके बारे में आप पढ़ के आइएगा, ठीक। और आप
जिस चीज़ का आप पढ़ाना हो, मान लो हमारे परिवार को टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं, तो आप पहले से ही उनको बताएंगे उनकी कक्षा और उम्र के हिसाब से, और जो भी चीज़ें शिक्षण सहायक सामग्रियाँ यूज करेंगे, जैसे बच्चों को ही खड़ा करवा के बता दीजिए कि आपके, सपोज करो आपके ये पिताजी हैं, आपके ये माताजी हैं, आपके ये भाई हैं, आपकी ये बहन है, तो क्लास में से ही रोल प्ले करवाइए, आप क्लास से ही रोल प्ले करवाइए, तो बच्चा और अच्छे तरीके से समझेगा। ठीक है, और बच्चों को सक्रिय भागीदारी का अवसर दे। बिल्कुल, आजकल की जो टीचिंग पॉलिसी चल रही है, टीचिंग एजुकेशन पॉलिसी चल रही है, वो चाइल्ड सेंटर्ड चल रही है। कैसी? चाइल्ड सेंटर एजुकेशन पॉलिसी चल रही है, यानी बाल केंद्रित पॉलिसी चल रही है, और बाल केंद्रित शिक्षा चल रही है। और बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चा फ्रीडम महसूस करता है और वह सक्रिय भागीदारी करता है। जैसे क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, मैं आपको बता दूं कि बच्चा सक्रिय भागीदारी अगर नहीं करेगा, क्या आप करेंगे? जैसे बच्चा कोई भी क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, आप उसको डांट दो, और डांटने के बाद तुरंत बैठा दो। जैसे ही आप उसको डांटोगे, बच्चे के अंदर रूढ़िवादिता आ जाएगी और बच्चा डर जाएगा, तब दोबारा आपसे क्वेश्चन नहीं करेगा, और ना ही आपको वह दोबारा कोई भी क्वेश्चन करेगा, और ना ही एक्टिव पार्टिसिपेट करेगा। तो बच्चे को आप फ्रीडम रखिए और उसको ऐसा इन्वायरमेंट करिए, ऐसा फ्रीडम और ऐसी फ्रीली इन्वायरमेंट आपको उनको दीजिए, ऐसा लर्निंग इन्वायरमेंट उनको दीजिए, ताकि बच्चा जो भी उनका पोटेंशियल हो उससे ज़्यादा ग्रो कर सके। यानी बच्चे का जो भी पोटेंशियल हो, आप उनको ऐसा इन्वायरमेंट, लर्निंग इन्वायरमेंट दे कि बच्चा अपने पोटेंशियल से ज़्यादा ग्रोथ करे। ठीक है, और एक्टिव पार्टिसिपेट करे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कि अब इसके जो प्रॉफिट होते हैं, यानी शिक्षण सहायक सामग्रियों का यूज हम देख लिए हैं। ठीक है, अब उनके महत्व के बारे में जान लेते हैं। उनके महत्व कौन कौन से होते हैं? इनका सबसे बड़ा महत्व होता है कि अवधारणाओं को दृश्य रूप में प्रस्तुत करना। बिल्कुल, बच्चा मूर्त रूप से कोई भी चीज़ देख लेता है, किसी भी कॉन्सेप्ट को बच्चा मूर्त रूप से देखता है। जब मूर्त रूप से देखता है तो खुद को, और चीज़ें जो होती हैं उसके वास्तविक जीवन से जुड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चा उससे खुद को जोड़ता है और अच्छे से सीख सकता है। ठीक है, बच्चों की जिज्ञासा और भागीदारी को बढ़ाता है। बिल्कुल, जब बच्चा अपने आसपास की चीज़ें देखता है, मूर्त रूप से देखता है, कुछ चीज़ें जानता है तो उनको सक्रिय रूप से भाग करता है, और जो चीज़ें थोड़ी बहुत नहीं जानता है पर उसके आसपास की चीज़ें हैं तो उसमें जिज्ञासा बढ़ती है और उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए बच्चा दौड़ता है। ठीक है, और जटिल विषयों को सरल बनाना, यानी जो भी जटिल सब्जेक्ट है उनके उम्र और कक्षा के अनुसार उनका वर्गीकरण कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? वर्गीकरण, यानी छोटे छोटे पार्टों में एक ही चीज़ को बांट दिया जाता है और बच्चा उस चीज़ को और अच्छे से समझता है। ठीक है, बच्चे को अस्थायी अधिगम प्रदान करना। बच्चे को अस्थायी अधिगम कब प्रदान करेंगे? मैंने बताया था, जब उनके वास्तविक जीवन से चीज़ें जुड़ी रहेंगी और उनके रियल लाइफ एक्सपीरियंस से देंगे। ठीक है, उनके वास्तविक जीवन से जुड़ी हों, ठीक है, वास्तविक जीवन से जुड़ी हों और रियल लाइफ एक्सपीरियंस से उनको वो चीज़ें बताएं। तो बच्चा जब अपने वास्तविक जीवन से जुड़ी चीज़ें और रियल लाइफ एक्सपीरियंस को देखेगा तो उसमें जो भी अधिगम होगा वह स्टेबल होगा। क्या होगा? वह स्टेबल होगा और वह कभी भूलने वाला नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट, स्थानीय परिवेश से जोड़कर सीखने को वास्तविक बनाना। मैंने आपको बताया था, कोई भी चीज़ें आप पढ़ाएंगे उनके स्थानीय जीवन से ही जोड़कर बताएंगे और वास्तविक बनाना। ठीक है, सीखने को वास्तविक बनाना, मैंने वही बताया कि कोई भी चीज़ आप पढ़ा रहे हैं उनके वास्तविक जीवन से पढ़ाएं और रियल लाइफ एक्सपीरियंस दे, ये वही बात कह रहा है। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, शिक्षण सहायक सामग्रियों के जो एग्जाम्पल होते हैं। ठीक, सबसे पहला देखते हैं क्या है हमारा टॉपिक इसमें, कि प्राकृतिक संसाधन, ये हमारा टॉपिक है। ओके, अब हम इसमें देखेंगे टीचिंग एड्स क्या यूज कर सकते हैं, किस तरीके से यूज कर सकते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? प्राकृतिक संसाधन, और हम
क्या यूज करने जा रहे हैं इसमें, टीचिंग एड्स इस टॉपिक में किस तरीके से यूज करेंगे कि मिट्टी के प्रकार दिखाने के लिए छोटे जार में सैंपल ले लें। ठीक है, ये मिट्टियाँ होती हैं, ये और जार का सैंपल ले लें। ठीक है, ये मिट्टी होती हैं जो जार से नीचे गिर जाती हैं। ठीक है, इनमें कुछ कण रह जाते हैं, और ये मिट्टियाँ होती हैं जो बिल्कुल भी नहीं गिरती हैं, या फिर मिट्टियों के टाइप बता देंगे जार का सैंपल लेके। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वीडियो क्लिप दिखाना। ठीक है, एक वीडियो क्लिप आप बच्चों के दिखा दो, जो भी टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हो, जो भी टॉपिक आप हमारा परिवेश मान लो एक टॉपिक है, तो आप एक वीडियो दिखा दो कि एक गांव में एक लड़का रहता है, उसके यहाँ ऐसे ऐसे जानवर रहते हैं, उसका घर जो है लकड़ी और मिट्टी का बना हुआ है, उसके यहाँ ये जानवर हैं, ये पालतू जानवर हैं, इस तरीके के पेड़ पौधे होते हैं। यानी वीडियो क्लिप आप उसको दिखाना है हमारा परिवेश टॉपिक पर। ठीक है, तो बच्चा जान जाएगा कि हाँ अपने आप को उनसे जोड़ेगा कि हाँ ये चीज़ें हमारे यहाँ भी हैं और ये चीज़ें वास्तविक होती हैं। मैंने बताया कि वास्तविक जीवन से और रियल लाइफ एक्सपीरियंस देंगे। ठीक है, चार्ट पर जल का स्रोत बनाना, मैंने बताया था कि आप चार्ट पर एक मॉडल बनाइए, जल का स्रोत कहाँ से जल आता है। ठीक है, उसके बाद फिर वाष्प बन के कहाँ जाता है, फिर बादल के माध्यम से फिर पृथ्वी पर आता है, फिर वाष्प बन के फिर बादलों में मिलता है, फिर बारिशें होती हैं। ऐसे ही आप जल का स्रोत बनाकर उन पर चार्ट पर दिखाना है। ठीक है, अब ये इम्पैक्ट जो है बच्चों पर किस तरीके से पड़ता है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात। यानी हमने टॉपिक देखा सबसे पहले क्या था, प्राकृतिक संसाधन, टीचिंग एड्स कैसे इस टॉपिक पर यूज करेंगे और इसका इम्पैक्ट किस तरीके से पड़ेगा बच्चों पर। बच्चा विषय को केवल सुनकर नहीं बल्कि देखकर और छूकर समझता है। बिल्कुल भी सही, जब आप उसको एग्जाम्पल दोगे कि ये हमारा परिवेश है, इसमें ये एक लड़का है, ठीक है, या फिर एक बच्ची है, मान लो एक बच्ची रोली है। ठीक है, आप बता दो, उसका एक वीडियो आप उसको दिखाइयो। ठीक है, कि ये इसका घर है। ठीक है, और उस घर में उसके मम्मी पापा भाई बहन रहते हैं, उसके आसपास में कौन से जीव जंतु या फिर कौन से जानवर रहते हैं। ठीक है, वहाँ कौन कौन से पेड़ हैं, वहाँ का जलवायु किस तरीके से होता है। तो बच्चा, जो भी बच्चा होगा वह खुद को उससे जोड़ेगा और उसको वास्तविक तरीके से वास्तविक जीवन से अपने जोड़ेगा, और रियल लाइफ एक्सपीरियंस है तो बच्चा उससे अपने आप को कनेक्ट करेगा और बच्चे के अंदर स्टेबल नॉलेज होगा। कौन सा स्टेबल, और जो अस्थाई अधिगम को बढ़ावा देता है, यानी अस्थाई लर्निंग, यानी अस्थाई अधिगम को जो बढ़ावा देता है। ठीक है, अब मैं बता दूं आपको कि ये इसके बाद एक टॉपिक और है, टीचिंग एड्स के बाद एक टॉपिक और है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जो कि प्रॉब्लम्स इन टीचिंग इन ईबीएस, यानी ईबीएस शिक्षण में आने वाली समस्याएं, कौन कौन सी समस्याएं ईबीएस में आती हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है, इसके बाद ये जो हमारा टॉपिक है, ये हमारा जो टॉपिक है, यानी ईबीएस में जो प्रॉब्लम्स हैं, ईबीएस शिक्षण में जो भी प्रॉब्लम्स है, ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है, लास्ट टॉपिक होगा किसका, ईबीएस पेडागॉजी का, ईबीएस पेडागॉजी का। ठीक है, ईबीएस पेडागॉजी का हमारा लास्ट टॉपिक होगा कि ईबीएस में कौन कौन से प्रॉब्लम होंगे, आगे चल के हम उसको देखेंगे। उसके बाद फिर मैं इसको पीवाईक्यू ला दूंगा आपको। ठीक है, सीटेट का पीवाईक्यू आपको ला दूंगा मैं। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। अब मैं आपको बता दूंगा जल्दी इसके बाद कौन सी पेडागॉजी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया कि अब हमारा ईबीएस पेडागॉजी कल समाप्त हो जाएगा। उसके बाद मैं इसका पीवाईक्यू स्टार्ट करूंगा, फिर एक नया सब्जेक्ट आपको स्टार्ट करूंगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आपको टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, मैं आपको टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से जाके यह पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए, मैं आपको उसका सोल्यूशन दूंगा। ठीक है, आइए चलते हैं, अब कल एक स्टार्ट करेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब आप हमको दीजिए विदाई। ठीक है, मिलते हैं, जय हिंद।